नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। नीमच निकाय चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वार्डों में जमकर अपनी जोर आजमाइश की थी और पूरा जोर लगाया था। वहीं अगर बात किया है जो परिणाम निकल के आए उसमें अगर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही अगर बात किया है तो 3 निर्दलीय और 14 जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की। ऐसे में बात किया है तो जीरन में भी 6 पर भारतीय जनता पार्टी और 6 पर कांग्रेस, और साथ ही अगर बात किया है तो 3 जो वार्ड थे वहां पर निर्दलीय जो जीत हासिल की। ऐसे में बात किया है तो किस तरीका ये पूरा चुनाव रहा, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि जिन नेताओं की साथ दांव पे लगी थी उनकी किस तरह की स्थितियां रही। मुस्तफा जी, अब पूरी स्थिति साफ हो चुकी है, क्या मानते हैं किस तरीके से चुनाव रहा? देखिए नवीन, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को बधाई दूंगा और ख़ास तौर पे इस बात के लिए दूंगा कि जिस दिन शहर के संग्राम का आगाज़ हुआ था उससे पहले वार्ड के नीमच नगर पालिका के जो 40 वार्ड है, वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने उसमें घूमकर उन वार्डों में ये पता लगाने की कोशिश की कि किन वार्डों में क्या समस्या है, वहाँ जो पार्षद थे उन्होंने कितना विकास काम किया है। उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुआ चुनाव का तो सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की और उसके बाद जब शहर का संग्राम शुरू हुआ तब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के 40 ही वार्डों में जितने भी प्रत्याशी थे 150 से अधिक, उन सब के इंटरव्यू, उनके मुद्दे, उनके वादे, उनके दावे, उसको प्रमुखता से दिखाया और ये बताया जनता को, एक आसानी दी कि क्या उनका उम्मीदवार कैसा है, वो क्या उम्मीद जगा रहा है और किन वादों और दावों को लेके चुनाव मैदान में आए। और उसके बाद जिस दिन मतगणना की बात थी उस दिन वॉइस ऑफ एमपी ने मां कवरेज दिखाया और पल पल के अपडेट से वाकिफ़ कराया। और आज मतगणना में सुबह से ही वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने हर नतीजा सबसे पहले अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक पहुंचाया और आज पूरे दिन हज़ारों लोग वॉइस ऑफ एमपी को देखते रहे चुनाव परिणामों को लेकर। दूसरी ख़ास बात कि जो बात आपने कही कि आज के नतीजों को लेकर, देखिए इन नतीजों को लेकर यदि हम बात करें तो आज की स्थिति में नीमच से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो जब निकाय चुनाव का ऐलान हुआ था तब जो स्थितियां हमारे सामने आई थी उसको देख के हमें लगता था कि नगर पालिका में 5 पार्षद यदि कांग्रेस के आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का हर जगह अपना एक दबदबा है और वहीं कांग्रेस की बात करें, संगठन के एतबार से बात करें तो हर चीज़ में वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी पीछे दिखाई देती। लेकिन हमने देखा नवीन, आपने भी देखा कि जब चुनाव शुरू हुए तो उसके बाद हमने देखा कि शहर के अंदर ये बात सामान्य तौर पे कही जा रही थी कि नगर पालिका के इस संग्राम में कांग्रेस और भाजपा की कांटा जोड़ टक्कर है। तो जो कांग्रेस चुनाव के पहले काफ़ी पीछे दिखाई दे रही थी, जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस बड़े दम में दिखाई दी और उसकी ख़ास वजह जो हमने देखी वो थी जो नगर पालिका में पिछले 2 साल में जो करप्शन फैला, और दूसरी बड़ी वजह थी बंगला बगीचा, क्योंकि 11 वार्ड ऐसे थे जहाँ पे बंगला बगीचे के मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो ये 2 बड़े रीज़न निकल के सामने आए थे। उससे लग रहा था कि इस संग्राम में कांटा जोड़ टक्कर है। लेकिन उसके बाद एक तीसरा फेज़ और आया और वो थी उदयपुर की घटना, जो कन्हैयालाल का जो जिस तरह के का वहाँ पे एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, विभत्स हादसा हुआ जिसकी पूरे देश ने निंदा की। उस हादसे के बाद वोटर्स में एक प्रभाव दिखा, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति झुकाव दिखा और एक टर्न था जहाँ पे बीजेपी फिर अपर हैंड में दिखाई देने लगी, जो बीजेपी कांग्रेस के साथ कांटा जोड़ टक्कर में दिखाई दे रही थी। मैं अपनी बात को थोड़ा और बोलना चाहूँगा कि जो 2 कारण मैंने बताया, एक तो नगर पालिका का करप्शन, एक बंगला बगीचा, और एक और कारण था वो था टिकट वितरण। बीजेपी के अंदर जो टिकट वितरण हुआ उसको लेके गहरा असंतोष उपजा था
और ऐसा विरोध जो है आज से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा गया। तो ये 3 बड़े कारण थे जिससे कि कांग्रेस फाइट में आ गई थी। और फिर जो एक अगला फेज जो मैंने कहा कि जब उदयपुर की घटना घटी तो उसका एक प्रभाव दिखा और फिर बीजेपी का अपर हैंड दिखने लगा। और जैसा कि आज चुनाव नतीजों के बाद परिणाम सामने आए तो आप ये देखिए कि 23 उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपना परचम लहराया और जो 3 निर्दलीय जीते उनमें जो 2 निर्दलीय वो साफ तौर पे बीजेपी के हैं। और इस तरह से यदि उनकी गिनती भी लगाई जाए तो 25 सीटों पे तो बीजेपी साफ तौर पे दिखाई देती है और 13 सीटों पे कांग्रेस विजयी रही। तो आज की जो दिशा और दशा पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की है उस मान से यदि देखा जाए 13 पार्षदों की जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुझे फैक्टर लगता है कि कांग्रेस ने गेन ही किया है, खोया नहीं है जी। पिछली परिषद की बात करें तो कांग्रेस की काफ़ी कम सीट थी, इसमें इस बार में कांग्रेस ने अपनी सीटों को बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस प्लस ही दिखती है। ये अलग बात है कि नगर पालिका में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी जो भी स्ट्रेटजी अपनाई, चाहे उम्मीदवारों को लेके चाहे मुद्दों को लेके जो राजनीति की, तो वो प्लस में दिखाई देती है। जी नवीन। मुस्मा जी, अगर बात की जाए जिस तरह से आपने बताया कांग्रेस की स्थिति, तो अगर बात की जाए तो पहला राउंड जब था तो कांग्रेस बड़ी बढ़त में थी, जहां पर ऐसा 1 से 10 का जो राउंड था उसमें करीबन 6 सीटें जो कांग्रेस ने हासिल कर ली थी और 1 निर्दलीय और बीजेपी पीछे चल रही थी। क्या माने फिर दूसरे फेज में जो कांग्रेस लीड नहीं कर पाई, क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, जो आज का जो मतगणना का जो ट्रेंड था जिसको हम लगातार बहुत करीब से देख रहे थे, उसमें जो मुझे दिखाई दिया वो ये था कि जो यदि आप गौर करें कि जो वार्ड जहाँ पे अल्पसंख्यक के दलित है या पिछड़े तबके के लोग हैं, उन वार्डों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को बढ़त रही। आज जैसे आप शुरू करेंगे नीमच सिटी से ग्वालटोली और ये जो एरिया है या मूलचंद मार्ग का जो एरिया है या बघाना के कुछ वार्ड है, तो जब शुरुआती नतीजे जो रुझान आ रहे थे तो उन्हीं वार्डों के परिणाम आ रहे थे जहाँ पर अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक का दबदबा है। तो वहाँ के वार्ड में एक सिरे से कांग्रेस बढ़त की तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही शहर के मध्य की जो वार्ड है जहाँ की गणना जब आई तो वहाँ एक सिरे से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर के ये सही है कि शुरुआती रुझान में ऐसा कुछ समय के लिए लगा था कि शायद नीमच नगर पालिका में बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बन जाएगा और कांग्रेस के नेता भी भारी उत्साहित थे और वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपने बयान भी दिए, लेकिन बाद में एक सिरे से तमाम सीटें जो है बीजेपी की झोली में गिरती चली गई और बीजेपी 23 के आंकड़े को छू गई। मुस्मा जी, अगर बात किया है दिग्गज नेताओं की साख दांव पे थी, भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन नेता जो जिन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस की किस तरह की स्थिति रही? देखिए नवीन, यदि दिग्गज नेताओं की हम बात करते हैं तो आशा सांबर जो महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी वो चुनाव हार गई। वहीं यदि तरण वीरवाल की बात करें, वो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी, वो चुनाव हार गई। यदि हम बात करें ओम शर्मा की, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु शर्मा वो चुनाव मैदान में थी, वो चुनाव हार गई क्योंकि ओम शर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते। यदि हम बात करें भारती देवेन परिहार की, तो देवेन परिहार भी कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। तो इस तरह से ज़्यादा वो नाम कांग्रेस की तरफ दिखाई देते हैं जिनकी एक सिरे से जो उनके परिवार या वो लोग चुनाव हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो जैसे रंजना करण सिंह परमाल, तो करण दादा की पत्नी चुनाव मैदान में थी लेकिन वो चुनाव जीत गई और अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। और इसी तरह हम बात करें संतोष चोपड़ा की, उनकी बहू जो है स्वाति चोपड़ा चुनाव मैदान में थी, वो चुनाव जीत गई। इसी तरह हम अगर भैरू दादा किलोरिया जो वार्ड नंबर 1 है, राकेश किलोरिया जो चुनाव मैदान में थे, वो भैरू दादा के बेटे हैं। भैरू दादा किलोरिया जो है नीमच नगर पालिका के कुछ समय के लिए चेयरमैन भी रहे और इस दौरान
वो काफ़ी बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद उनके बेटे राकेश किलोरिया ने जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर के बीजेपी साइड से जिन बड़े नामों को हरी झंडी मिली थी, जैसे वंदना खंडेलवाल की बात करें तो वो एक बड़ी बीजेपी में पुरानी सीनियर नेत्री है, वो चुनाव जीत गई। किरण शर्मा की यदि बात करें तो वो भी एक बड़ा नाम बीजेपी के एतबार से था, वो भी चुनाव जीत गई। छाया जायसवाल चुनाव जीत गई। तो कमोबेश बीजेपी के अंदर अधिकांश वो बड़े चेहरे थे जो दांव पे थे, वो सब तमाम मुझे चुनाव जीतते हुए नज़र आए। और इसके ठीक उलट कांग्रेस के अंदर काफ़ी वो नाम जो बड़े चेहरों के साथ थे वो चुनाव हार गए। तो बीजेपी के उन बड़े चेहरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और इसमें बड़ी भूमिका जो मुझे दिखाई देती नवीन, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन की भी एक अहम भूमिका है। और इस पूरे चुनाव का यदि एक बोर्ड जो है वो बीजेपी का जो बनता दिखाई दे रहा है, इसमें एक बड़ा क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार को भी जाता है और दूसरे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन को भी जाता है। देखिए, ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको सोचने की, समझने की और इसको जानने की ज़रूरत है कि ये पूरा जो किस तरह से पूरा हुआ। देखिए, जब शुरुआती दौर में जब चुनाव अनाउंसमेंट हुए, जब इस नगर पालिका के संग्राम का अनाउंसमेंट हुआ, तो देखिए भाजपा में उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त थी और चुनाव जीतने लड़ने की हर व्यक्ति में जज्बा था। तो उतने बड़े असंतोष को काउंटर करना, उतने बड़े असंतोष को पटरी पर लाना, ये एक भाजपा जिलाध्यक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैं ये कहूँगा कि पवन पाटीदार ने चूँकि वो पहली बार के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई और तमाम वार्डों के अंदर उन्होंने एक प्रभारी नियुक्त किया और वहाँ कोशिश ये की कि जो विरोध पार्टी के अंदर उपजा है उसको सबसाइड किया जाए और कोशिश ये करी कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बागी है उनको बिठाया जाए। तो काफ़ी वार्डों में भाजपा सफल रही और जो बगावत पे जो लोग आमादा थे उनके फॉर्म विड्रा कराए गए और उसी का परिणाम था कि 23 सीटें आज भाजपा ने जीती। और दूसरा एक बड़ा कारण था राकेश पप्पू जैन। राकेश पप्पू जैन पूरे 40 वार्डों में घूमे और उन्होंने बीजेपी को, चूँकि वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको हर चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था कि किस वार्ड की क्या स्थिति है, किस वार्ड की क्या सिचुएशन है। और आप ये देखिए कि राकेश पप्पू जैन भी इस चुनाव में काफ़ी दमदारी से लगे रहे। वैसे नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार जो है, उन्होंने भी वार्डों में दौरा किया, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। और कांग्रेस साइड की बात करें तो पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन खुद जो है वो नीमच के वार्डों में घूमी थी, प्रचार किया था और उन्होंने अपने जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने का जो है अपील की थी। लेकिन जैसा हमने देखा, जैसा पाया कि भारतीय जनता पार्टी मैदान मारने में कामयाब रही और बीजेपी अपने ज़्यादा उम्मीदवार जिता पाई और 23 उम्मीदवार जो है अब परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पहुंच चुके हैं। हम उस पर अगर जिस तरीके से आपने बताया 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है परिषद में पहुंच चुके हैं। अगर अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष की दौड़ की बात की जाए, तो क्या लगता है आपको, कौन जो है अब इस दौड़ में तेजी से आगे निकलता हुआ दिखेगा? देखिए नवीन, ये बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है कि जो स्थितियाँ इस समय नीमच नगर पालिका की है, यदि बात की जाए तो देखिए सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में संगठन के निर्णय पर डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी बड़े चेहरे इस चुनाव को जीत कर आए हैं, तो बीजेपी के सामने एक बड़ा टास्क है, एक बड़ी जवाबदारी है और ये है कि उन उम्मीदवारों में से किसको नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुना जाए। यदि नामों की बात करें तो आप देखिए करण सिंह परमाल के जो घर से रंजना परमाल, वो भी एक बड़ा नाम है। यदि बात की जाए स्वाति चोपड़ा का तो वो भी एक बड़ा नाम है क्योंकि वो संतोष चोपड़ा की बहू है। यदि बात की जाए किरण शर्मा, वो भी एक बड़ा नाम है। वंदना खंडेलवाल भी अपने आप में एक बड़ा नाम है दावेदारी के अंदर। छाया जायसवाल भी इस उम्मीदवारी को लेके जो है वो एक उस फहरिस्त में उनका नाम भी प्रमुखता से है।
और इसके मतलब ये तो प्रमुख नाम है। और फिर देखिए नवीन, जब पार्टी पॉलिटिक्स की बात आती है, जब पद की बात आती है, जब किसी जगह कोई सिर पे ताज सजाने की बात आती है, तो काफ़ी लंबी फहरिस्त होती है, काफ़ी लोग जो है उस लाइन में लगे होते हैं और हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि वो जो है नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। पर ये जो दिखते हुए नाम हैं जिनके बारे में लोग आम तौर पे चर्चा करते हैं, स्वाति चोपड़ा के बारे में चर्चा करते हैं, वंदना खंडेलवाल, छाया जायसवाल, किरण शर्मा, रंजना परमाल, तो अब भारतीय जनता पार्टी संगठन बैठेगा, वो तय करेगा कि किन नामों पे वो सहमत होते हैं। उसके बाद ये नाम जो है उनकी संभागीय समिति और फिर भोपाल, तो आखिरी जो फैसला है वो भोपाल से होगा। और देखिए, जो पिछले दिनों जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच के तीनों विधायकों के साथ जो बात की थी जनपद और जिला पंचायत को लेके, उसमें उन्होंने साफ तौर पे प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी थी और ये कहा था कि आप तीनों विधायकों के साथ बैठ के तय करें कि जनपद और जिला पंचायत में किसको उम्मीदवारी दी जानी चाहिए अध्यक्ष पद की। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी प्रभारी मंत्री का रोल भी अहम दिखाई देता है मेरे को। और दूसरा ये है कि जो हमारे संभाग के जो बीजेपी संगठन के इंचार्ज है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उनकी भी अहम भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर। तो कुल मिलाकर के अब एक कशमकश का दौर शुरू होगा और अध्यक्ष के नाम तय होने को लेकर बड़ी उठापटक होगी और मामला भोपाल तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग भी चुनाव जीते हैं वो कोई कोर कसर नहीं रखेंगे कि उनको नगरपालिका अध्यक्ष की उनके सिर पे ताजपोशी हो। और चूँकि 23 बीजेपी है, बहुत प्लस है, वहीं निर्दलीय भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसे में तोड़फोड़ की गुंजाइश उतनी नहीं लगती है कि कांग्रेस के अंदर कोई उम्मीदवार बीजेपी के को तोड़ सके। और वैसे भी जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, तो जो सत्तारूढ़ दल होता है उसमें टूटन नामुमकिन जैसी ही होती है। तो एक बात साफ हो चुकी नवीन कि आने वाले 10 दिन के अंदर नीमच नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराएगा और नीमच नगर पालिका में भाजपा की अध्यक्ष बैठेगी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जो पूरे इस निकाय चुनाव में पल पल अपडेट आपको देते रहे, किस तरीके राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरह के जातिगत समीकरण बैठ रहे हैं। तमाम अपडेट जो पहले दिन से हम लगातार निकाय चुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे थे, चाहे बात की जाए प्रत्याशियों की घोषणा की बात की जाए या फिर मतदान की बात की जाए, मतगणना की आज की बात की जाए, जिस तरीके से हमने आपको पल पल अपडेट दिखाया। साथ ही वॉइस एमपी की टीम हर एक खबर आप तक आज भी पहुँचा रही थी। मुस्तफा जी, बात की जाए तो आज का दिन किस तरीके से वॉइस एमपी ने जो अपने दर्शकों को पल की खबर पहुँचाई? देखिए नवीन, पे वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और जिस जांबाजी के साथ आज सुबह 6 बजे से तमाम लोग मुस्तैद थे, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे, चाहे वो फील्ड के रिपोर्टर हो, चाहे डेस्क के तमाम लोग हो, चाहे वो देखिए आप जितने भी हमारे साथी हैं वो तमाम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ आज मैदान में जुटे थे। और सुबह से ही इस बात को लेके तैयारी थी, एक जोश था, एक उमंग थी कि सबसे पहले नतीजे जो हमें दर्शकों तक पहुंचाने हैं। और सबसे ख़ास बात है कि वॉइस ऑफ एमपी का जो न्यूज़ ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर पे चलता है, उसको अंचल में सर्वाधिक देखा जाता है। आज भी हज़ारों लोग वॉइस ऑफ एमपी को उस ऐप के माध्यम से जुड़े। वहीं वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल पे हज़ारों लोग पल पल का अपडेट देखते रहे। और साथ ही जो नीमच का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क है, उसके 130 नंबर चैनल को लोग सुबह से लगातार देख रहे थे। आज जो हमारे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आए, उन फ़ोन कॉल्स पे यही कहा गया कि केटीवी का 130 नंबर चैनल आज हर घर में चल रहा था और तमाम लोग चुनाव परिणामों के लिए केटीवी के 130 नंबर चैनल को देख रहे थे। और जो तमाम दर्शक इस समय हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आपको लगता है कि हम सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं, हर अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड करें और प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही हमारी हर खबर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो केटीवी नेटवर्क के 130 नंबर चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ आपको
हर अपडेट और हर खबर मिलेगी। यदि आपके पास कोई खबर है जिस पे आप चाहते हैं कि उसको उस मुद्दे को खबर में दिखाना, तो आप हमें सोशल मीडिया पर लिख भेजें। और जो नवीन, एक ख़ास बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो दर्शकों का, जो व्यूवर्स का जो लाड़ प्यार जितने बड़े पैमाने पे वॉइस ऑफ एमपी को मिला है, उसके लिए हम दर्शकों का जितना आभार माने उतना कम है। क्योंकि जब हमें देखा जाता है, जब हमें सुना जाता है, तभी हम उनकी कसौटी पर खरा उतरते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जिस तरह से त्वरित खबर देना होती है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें कई बार गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन उसके बाद आप और आपकी पूरी टीम और फील्ड के तमाम हमारे साथी जिस मुस्तैदी से उन्होंने आज नतीजे दिए, जिस मुस्तैदी से पूरे चुनाव अभियान में वो कंधे से कंधे मिलाकर खबरें करते रहे, उनको मैं दिल से बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने निकाय चुनाव में अपनी पहल की है, किस तरीके से आपको परिणाम पहुंचाए, किस तरह मतदान के परिणाम पहुंचाए। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बैठे, साथ ही अगर बात की जाए तो इस चुनाव में किस तरह के बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी साख दांव पे लगी थी, और किन ने जीत हासिल की और किन ने जो हार हासिल की है, ये भी आपको अपडेट बताई। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।